क्या कभी आपने सोचा है कि गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल डिसीजन किस तरीके से हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तेल से लेकर के, सब्जियों से लेकर के, हेल्थ केयर, मेडिसिन और एजुकेशन तक के दाम बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल डिसीजन, जिसे कि हम बजट बोलते हैं, वो हमारे फ़ायदे में है भी या नहीं, इसे हम तभी समझ पाएंगे जब हम बजट को समझते होंगे कि बजट क्या होता है, बजट के अंदर क्या होता है, बजट किस तरीके से बनाया जाता है और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम बजट को बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आसपास जितनी चीज़ें होती हैं उन रियल लाइफ एग्जाम्पल से बजट को समझेंगे। ये लड़का है राहुल, जो कि एक IT कंपनी में काम करता है। इसकी मंथली सैलरी 50,000 रुपीज़ है और 5,000 रुपये इसे अपने इन्वेस्टिंग से अर्न होते हैं। जो इसने इन्वेस्टिंग कर रखी है उससे इसे 5,000 रुपये का इस महीने प्रॉफिट मिला। तो इस महीने की इसकी टोटल इनकम हो गई 55,000 रुपये। अब हम इसके खर्चों की बात कर लेते हैं। इसके जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, मतलब कि ऐसे खर्चे जो इसे हर महीने करने ही करने हैं और ये फिक्स अमाउंट में होते हैं। जैसे कि ये जिस फ्लैट में रहता है उस फ्लैट का भाड़ा 15,000 रुपये है और इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के लिए इसका बिल आता है 5,000 रुपये का और 2,000 रुपये ये इंश्योरेंस में जमा करता है। मतलब कि इसका टोटल जो फिक्स एक्सपेंस है वो 22,000 रुपये है। अब इसके हम वेरिएबल एक्सपेंस की भी बात कर लेते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो कि फिक्स नहीं होता, मतलब कि कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो राहुल के इस महीने 8,000 रुपये ग्रॉसरी में खर्च होते हैं। ग्रॉसरी का मतलब जो घर गृहस्थी का सामान होता है, उसमें इस महीने इसके 8,000 रुपये खर्च होते हैं। और राहुल अपनी जॉब कंपनी में जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, कभी अपनी भी गाड़ी से जाता है, तो इस महीने उसका खर्चा आता है 3,000 रुपये। और पूरे महीने काम करने के बाद जो राहुल की थकान थी, थकान को दूर करने के लिए थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट तो ज़रूरी होता है। तो उसके लिए राहुल 2,000 रुपये खर्च करता है। जैसे कि बाहर कभी मूवी देखने के लिए जाता है या फिर कभी बाहर ही डिनर करता है, तो उसमें इसकी 2,000 रुपये का इस महीने का खर्चा था। और बाकी का मिसक्लेनियस खर्चा, मतलब कि ऐसे खर्च जो कि हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कि शॉपिंग करना हो गया या कोई फेस्टिवल आ गया तब हो गया, कोई पार्टी दे दे, इस तरीके से जो उसका इस महीने का खर्चा था वो 5,000 रुपये था। पहले के 22,000 रुपये और ये जो वेरिएबल एक्सपेंसेस थे ये 18,000 रुपये। मतलब कि इस महीने राहुल के 40,000 रुपये खर्च हुए। राहुल की टोटल इनकम थी 55,000 रुपये। 55,000 रुपये में से 40,000 रुपये वो खर्च कर लेता है, लेकिन अभी भी उसके पास 15,000 रुपये बचे थे। 15,000 रुपये में से राहुल 10,000 रुपये सेव कर लेता है, मतलब कि अपने बैंक अकाउंट में रखता है, और बाकी के बचे 5,000 रुपये राहुल इन्वेस्ट कर देता है। इस तरीके से अपने रुपए को मैनेज करने के लिए और जो उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी उस पर सही जगह पे खर्च करने के लिए राहुल अपने पूरे रुपए का बजट बनाता है, एक हिसाब करता है। चलिए आपको एक 100 रुपये के एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। एक लड़का है अमित, जो कि दिल्ली में रहता है और अभी ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। अमित को दिन में 100 रुपये मिलते हैं। अब वो 100 रुपये लेकर घर से जब निकलता है सुबह, तो वहीं बस स्टैंड पे देखता है एक दुकान होती है नाश्ते की, तो वो सुबह नाश्ता करता है, 10 रुपये का पोहा और 10 रुपये की चाय पी लेता है। उसके 20 रुपये ख़त्म हो जाते हैं। बस आती है, बस पकड़कर वो कॉलेज जाता है। बस का किराया 15 रुपये लगते हैं। अब जब वो कॉलेज पहुंचता है, पढ़ाई करने के बाद दोपहर में टाइम होता है लंच का, तो वहीं कॉलेज की कैंटीन में जाता है। वहीं कॉलेज कैंटीन में एक प्लेट मिलती थी जिसकी कीमत 30 रुपये थी। 30 रुपये में दाल, चावल, मिक्स वेज और रोटी मिलती थी। राहुल वो एक प्लेट बाय करता है, उसके 30 रुपये और खर्च हो जाते हैं। जब वो वापस से अपनी क्लास लेने के लिए आता है, तो एक प्रोजेक्ट के तहत उसे 10 रुपये की फ़ोटोकॉपी करानी पड़ती है, उसके 10 रुपये और खर्च हो जाते हैं। और शाम को जब कॉलेज की छुट्टी होती है, राहुल वापस से घर जाता है, तो वापस से 15 रुपये उसे किराया पे करना पड़ता है। इस तरीके से राहुल के पूरे दिन में 90 रुपये का खर्चा हुआ। अब इसमें से भी आप देखोगे तो कुछ तो ऐसा खर्चा है जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं और कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। फिक्स एक्सपेंसेस ऐसे हुए जो राहुल ट्रांसपोर्ट में और कैंटीन में लंच करने के लिए खर्च कर रहा था, वो उसे डेली पे करने हैं। 60 रुपये उसका डेली का फिक्स एक्सपेंस है। और वेरिएबल एक्सपेंस, जिस तरीके से राहुल ने सुबह नाश्ता करा था और उसके बाद जो स्टेशनरी शॉप पे गया था या फ़ोटोकॉपी करवाई थी, 10 रुपये उसमें खर्च हुए थे। तो ये जो 30 रुपये था ये राहुल का वेरिएबल खर्चा था।
ये कभी कम भी हो सकता है, कभी ये ज़्यादा भी हो सकता है, कभी ये खर्चा हो सकता है, कभी ये खर्चा नहीं हो सकता है। तो ये उसका वेरिएबल एक्सपेंस था। अब 100 रुपये में से उसके 90 रुपये खर्च हो चुके थे और वो 10 रुपये अपने सेव कर लेता है कि ये 10 रुपये मेरे कल काम आएंगे। इस तरीके से बजटिंग करी जाती है। ये जो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए, इन दोनों एग्जाम्पल में बहुत सी चीज़ें बहुत कॉमन हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मनी की बैलेंसिंग करी जाती है कि मैं कितना रुपए कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ और कितना रुपए मैं सेव कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मानो आपकी अगर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सीन है तो आप बहुत जल्दी भिखारी बन सकते हो। इसी वजह से बजटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर मैं 100 रुपये की अर्निंग कर रहा हूँ तो 100 रुपये में से कम 10 रुपये तो सेव कर लूँ। और बाकी एक होती प्रायोरिटी बेसिस पे, जैसे कि आपने देखा जो फिक्स एक्सपेंसेस थे, मतलब कि जो उनकी प्रायोरिटी थी। पहले वाले केस में जो वो आईटी में राहुल था, राहुल 22,000 रुपये अपनी फिक्स एक्सपेंसेस करता था, मतलब कि जो उसकी प्रायोरिटी थी 15,000 रुपये रेंट और बाकी का 5,000 रुपये उसकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और नेट का चार्ज और बाकी के 2,000 रुपये इंश्योरेंस के, जो उसके हर महीने खर्च होने थे और वो उसकी बेसिक नेसेसिटी थी। इसी तरीके से जो आपकी प्रायोरिटी में खर्चे होते हैं कि ये खर्चे तो होने ही होने हैं, फिक्स एक्सपेंस होते हैं तो वो तो होकर रहेंगे। तो उसी तरीके से बजट जब करा जाता है कि ये खर्चा होना है, इसे प्रायोरिटी देनी है, तो अपने आप आपका रुपए वहाँ लगना शुरू हो जाता है जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। और जब मानो कि 100 रुपये में से मैंने 50 रुपये ऐसे खर्च कर दिए जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, अब मेरे पास 50 रुपये और बचे हैं। 50 रुपये में से मैं चाहूँ कुछ रुपए सेव कर लूँ और बाकी के रुपए से जो भी मुझे मौज करनी होगी मैं वो करता रहूँगा। तो ये होता है पूरा बजट का कंसेप्ट। अभी आसान भाषा में और एग्जाम्पल के साथ हम तो बजट को समझ चुके हैं, लेकिन थोड़े बहुत इकोनॉमिकल टर्म्स भी समझ लेते हैं। और यकीन मानिए जिस तरीके से ये आपने बड़ी आसानी से समझा, उसी तरीके से इकोनॉमिक टर्म भी हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि बजट क्या होता है। ऐसे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहाँ पर आपको कहीं पे भी बजट शब्द लिखा नहीं दिखेगा। आर्टिकल 112 बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आर्टिकल्स जो हैं, इन्हें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला पॉइंट होता है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में दो चीज़ें होते हैं, एक तो रेवेन्यू रिसीट और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट का ये मतलब होता है कि कहाँ से सरकार का रेवेन्यू जनरेट हुआ, और एक्सपेंडिचर का ये मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पर सरकार ने रुपए को खर्च करा। रेवेन्यू रिसीट मतलब कि जो टैक्स और नॉन टैक्स से गवर्नमेंट के पास रुपए आता है, जैसे कि टैक्स में से जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स, इस तरीके के टैक्स होते हैं। और नॉन टैक्स इनकम में आते हैं डिविडेंड हो गया, या जो शेयर से रुपए आते हैं, वो सारे बॉन्ड से रुपए गवर्नमेंट के पास आते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो सरकार के डे टू डे खर्चे हैं, मतलब कि सैलरीज देनी है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और भी जो सिक्योरिटी में खर्च होना है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में खर्च होना है, मतलब कि सैलरीज में, अलाउंस में और पर्क्स में जो गवर्नमेंट का रुपए जाता है, गवर्नमेंट सर्विसेज में जो गवर्नमेंट का रुपए जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। अब इसी के अंदर सेकंड पॉइंट आता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में भी ये दोनों चीज़ें होती हैं, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट में वो चीज़ें आती हैं, कैपिटल रिसीट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, कहीं से लोन लेती है या आरबीआई से कुछ रुपए लेती है या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो रुपए लेती है या बॉन्ड जारी करके रुपए लेती है, वो उसके कैपिटल रिसीट में आते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो खर्च करती है, किस चीज़ में खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करती है, कंपनीज बनाने में जो खर्च करती है, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, जो कि आगे चलकर देश को फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो देश की तरक्की अच्छी होगी, पीएसयू सेक्टर ग्रोथ करेंगे तो ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी और माल भी सस्ते में मिलेगा और कंट्रीज़ की ऑल ओवर डेवलपमेंट होती रहती है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब होता है कि अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपना डिमांड फॉर ग्रांट देती हैं, मतलब कि हमें इतने रुपए चाहिए, वो अपना पूरा बना के देते हैं कि हमें ये वाली स्कीम लॉन्च करनी है, हमें ये वाला काम करना है और इस काम को करने के लिए इतना खर्चा आएगा, तो ये ग्रांट आप हमें करो। और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसी का पूरा ब्यौरा बना करके लोकसभा के सामने रखती है और वहाँ पे ये डिमांड फॉर ग्रांट अगर पास हो जाती है तभी जो बजट होता है, बजट का रुपये सरकार को मिलता है काम करने के लिए। मतलब कि समझो आप अपने घर में गए, अगर आपको एक साइकिल खरीदनी है तो साइकिल के लिए आपके घर की पूरी मीटिंग लगी,
आपने वहाँ पे डिमांड करी कि पिताजी मुझे ये साइकिल चाहिए, इतने हज़ार रुपये इसके लिए चाहिए मुझे। अब जब सबने डिस्कस करा कि हाँ दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, फिर जो डिसीजन आया, जो वोट पड़े, और वो वोट अगर पक्ष में आपके पड़ जाते हैं तो आपको साइकिल मिल जाते हैं। वैसे ये भी डिमांड फॉर ग्रांट होता है। और इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल में ये तय करा जाता है कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज़ कैसी रहेंगी, आगे आने वाले टाइम पे कितना टैक्स लगाना चाहिए, कितना टैक्स बढ़ाना चाहिए या किस टैक्स को हटाना चाहिए, और गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रेगुलेशंस कैसी होंगी, ड्यूटीज़ कहाँ पे कैसी लगेंगी, उस चीज़ को डिसाइड करते हैं इस बिल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है अगर सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से रुपए निकालने हैं, जितना भी पूरी जीडीपी का जो भी रुपए होता है देश का, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। अगर सरकार को कुछ भी रुपए वहाँ से चाहिए तो पहले उसके लिए लोकसभा से मंजूरी लेनी पड़ती है, वही ये बजट में आ जाता है। तो यही एप्रोप्रिएशन बिल होता है। इनके हम अभी आर्टिकल्स भी देखेंगे। अगर ये एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा, मतलब टोटल बजट ही पास नहीं होगा, तो सरकार रुपए नहीं निकाल सकती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगर आप मानिए कि ऐसा रूल नहीं होता तो सरकार अपनी मनमर्जी करती है, जो भी उनके मन में आता कभी भी गए, कितने भी चाहे उतने रुपए निकाल लिए। इसीलिए आपको एप्रोप्रिएशन बिल को पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसका केवल इतना मतलब होता है कि गवर्नमेंट की आगे चल के क्या पॉलिसीज़ रहने वाली हैं, मतलब कि जो जीडीपी ग्रोथ होगी उसका प्रोजेक्शन हो गया, फिजिकल डेफिसिट का प्रोजेक्शन हो गया, इन्फ्लेशन कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और भी CRR, SLR, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि आगे आने वाले टाइम पे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक की क्या क्या पॉलिसीज़ रहने वाली हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। मतलब कि आगे हम अपने रेवेन्यू को कैसे और बढ़ा सकते हैं, ऐसा हम क्या करें कि आगे आने वाले टाइम पे हमारी जीडीपी की अच्छी ग्रोथ हो और ज़्यादा हमारा रेवेन्यू बढ़ जाए, और जो हम पे कर्जा है वो कर्जा धीरे धीरे करके हम कैसे कम करें, अपने जो खर्चे हमारे हो रहे हैं उन खर्चों को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये सारी इस पॉइंट में डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी। इसमें भी कि कितना डेफिसिट को कम करना है, कितना रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है, अपने खर्चे कैसे कम करने हैं, ये आगे हम 3 सालों तक का ब्यौरा बना करके रखते हैं कि अभी से आने वाले 2 या 3 साल बाद हम इस लेवल पे अपने आप को पाएंगे। उसके लिए अभी से हम ये तैयारी कर रहे हैं, ये हमारी स्कीम्स रहेंगी। इस चीज़ को इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करा जाता है। उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्सपेंडिचर बजट। इसका मतलब होता है कि अब हम रुपए को कहाँ पर और कितना खर्च करेंगे, हेल्थ में कितना करेंगे, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, डिफेंस और अलग अलग सेक्टर्स में कितना रुपए खर्च करेंगे। ये लिस्ट 1 महीने पहले से बनने शुरू हो जाते हैं। ये जो अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं ये अपनी अपनी लिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर को सौंपती हैं कि हमें ये वाली स्कीम आगे रन करनी है, इस स्कीम के लिए इतने रुपए खर्च होंगे, तो ये आगे चल के डिमांड फॉर ग्रांट में रखे जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसीट बजट। मतलब कि अब गवर्नमेंट ये बताती है कि वो पहले तो हो गया कि कितना और कहाँ पर खर्च करना है, अब कितना और कैसे हमें कमाई करनी है उसका गवर्नमेंट बताती है कि टैक्स हमें कितना लगाना है, उस टैक्स से हम कितनी कमाई कर सकते हैं, नॉन टैक्स से कितनी कमाई करनी है, जैसे कि डिविडेंड हो चुके हैं या फिर जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उनसे कैसे कमाई करनी है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं कि और भी अदर रिसीट्स होते हैं, उन रिसीट से हम कितना अब कमाने वाले हैं आगे आने वाले समय पर, वो इसके अंदर आते हैं रिसीट बजट के अंदर। और बजट ही वो टाइम होता है जब लोगों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है टैक्स के ऊपर कि इस बार टैक्स में क्या राहत मिलेगी या टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को भी यहाँ पे डिफाइन करा जाता है कि कितनी सैलरी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, डायरेक्ट टैक्स कितना होगा, नॉन डायरेक्ट टैक्स कितना होगा, इनकम टैक्स, GST, ऐसे ये जो टैक्स बढ़ते या घटते हैं या इनके अंदर जो नए स्लैब बनाए जाते हैं वो भी सारी बजट के अंदर आता है। इसी टाइम पे डिस्कस होता है, फिर वो पार्लियामेंट के सामने होता है और बाद में वहाँ से पास हो जाता है। और लास्ट हमारा पॉइंट आता है मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव। मतलब कि गवर्नमेंट यहाँ पे बताती है कि इस 1 साल के दौरान हमारी क्या मेजर पॉलिसीज़ होंगी, यानी कि इस 1 साल में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे जो कि देश की तरक्की के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। जितनी भी मेजर पॉलिसीज़ होते हैं वो बजट के टाइम पर अनाउंस कर दी जाते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट इसमें आता है इकोनॉमिक सर्वे। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे इसके अंडर नहीं आता है, इकोनॉमिक सर्वे इसके बजट आने के 1 दिन पहले अनाउंस करा जाता है। मतलब कि अगर 2024-25 का बजट आ रहा है
तो उससे पहले कि 2023 से लेकर के 24 तक जो बजट आया था उसमें फिर कैसा काम हुआ, कैसी ग्रोथ हुई, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। कि पिछला 1 साल का जितना भी हमारा जो बजट था उसके अकॉर्डिंग कितना क्या काम हुआ, कितनी तरक्की हुई, कितना डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि आगे आने वाले टाइम को हम फॉरकास्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, थोड़ा बहुत अनुमान लगा पाते हैं। तो ये 12 पॉइंट थे बजट के, जो कि बजट के अंदर होते हैं, इंक्लूड होते हैं, बजट से रिलेटेड होते हैं। अब थोड़ी बात हम करेंगे बजट की हिस्ट्री की। सबसे पहले बजट आया था अंग्रेजों के ज़माने में, मतलब कि कॉलोनियल एरा में बजट आया था। 18 फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो सबसे पहले इंडिया में बजट लेकर आए थे। पूरी इंडिया के लिए नहीं लाए थे, जो उस टाइम पर ब्रिटिश प्रोविंस थे उनके लिए लाए थे। हालांकि बजट उस टाइम पर केवल और केवल अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे कि कितना हमने भारत से कमाया और हमारा भारत में क्या कितना खर्चा हुआ और किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को दुगना तिगुना कैसे कर सकते हैं। पहले बजट केवल ब्रिटिश साम्राज्य अपने लिए बनाता था, अपने लिए यूज़ करता था, उससे इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं होता था। इंडिया का इंडिपेंडेंट बजट आता है जब इंडिया आज़ाद हो जाता है। 26 नवंबर 1947 आर.के. शनमुखम चेट्टी देश का पहला इंडिपेंडेंट बजट लेकर के आते हैं, जो ज़्यादातर इंडिया की डेवलपमेंट पर, ग्रोथ पर और डिफेंस पर फोकस कर रहा था। अप्रॉक्स जो 50% उस समय का बजट था वो डिफेंस बजट था, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान और चाइना जैसे नेबर मिले थे, इनके लिए कि एक अच्छी डिफेंस तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए जो हमारा पहला बजट था वो डिफेंस बजट था। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में जो टर्निंग पॉइंट माना जाता है वो 1991 रिफॉर्म, जो कि बजट मनमोहन सिंह ने पेश करा था, उसे माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर LPG रिफॉर्म हुए थे। इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइज, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के दौर से गुजारा गया था। ये अब इकोनॉमी सबके लिए खुल चुकी थी और 1991 रिफॉर्म के बाद ही इंडिया की असली तरक्की होना शुरू होती है। इसी वजह से इस बजट को थोड़ा टर्निंग पॉइंट बोला जाता है इंडियन बजट हिस्ट्री में। और एक और हमारा इम्पोर्टेंट बजट है जो कि 2017 में आया था। पहले क्या होता था कि रेलवे का बजट अलग आता था और जो जनरल बजट है वो अलग होता था, लेकिन 2017 में पहली बार रेलवे के बजट को और जो बेसिक नॉर्मल बजट है उन दोनों को मर्ज कर दिया गया था कि रेलवे का बजट भी इसी जनरल बजट में आएगा। और इसी बजट में ये भी तय करा गया था कि हर साल बजट 1 फरवरी को लाया जाएगा, कि हम फरवरी से लेकर के अगली फरवरी तक का एक फाइनेंशियल ईयर मानेंगे। अब हम थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की या पॉलिटी की भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 112 बोलता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये जो बजट होगा इसमें पहले से रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की ली जाएगी, उसके बाद ये हाउस में रखा जाएगा। ये आर्टिकल 112 बोलता है। तो बजट का मतलब होगा कि एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट ऑफ द अपकमिंग ईयर, मतलब कि आगे आने वाले साल के लिए जितना भी हम खर्च करेंगे या जितने भी या जहाँ से भी हम कमाई करेंगे उसका पूरा ब्यौरा होगा, उसे बजट बोला जाएगा। इसे भी आर्टिकल 112 डिफाइन करता है। और आर्टिकल 13 बात करता है डिमांड फॉर ग्रांट्स की, जिसकी कि हमने बात करी थी कि अगर हमें रुपए चाहिए तो पहले डिमांड फॉर ग्रांट लोकसभा में हमें रखना पड़ेगा। जब डिमांड फॉर ग्रांट पास हो जाता है तभी हम रुपए निकाल सकते हैं। फिर आर्टिकल 114 बात करता है एप्रोप्रिएशन बिल की, कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से रुपए निकालने हैं तो एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना बहुत ज़रूरी होगा। आर्टिकल 115 बात करता है कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा रुपए की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी होगा, लेकिन वो प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। प्रेसिडेंट आएंगे, लोकसभा को एड्रेस करेंगे, तब वहाँ पे हम एक्स्ट्रा मनी को यूज़ कर पाएंगे। आर्टिकल 116 इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए वोट ऑन अकाउंट की बात करता है, जिसकी की ज़रूरत तब पड़ती है जब गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन सारे आर्टिकल से ज़्यादा ज़रूरी है आर्टिकल 117, क्योंकि ये फाइनेंशियल बिल्स की बात करता है। आर्टिकल 117 बताता है 2 टाइप के फाइनेंशियल बिल के बारे में। एक बात याद रखने वाली है कि जितने मनी बिल हैं वो सारे फाइनेंशियल बिल हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते हैं। और अभी हम मनी बिल की भी बात करेंगे। आर्टिकल 110 मनी बिल को डिफाइन करता है, लेकिन पहले आर्टिकल 117 में हम फाइनेंशियल बिल को अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं। फाइनेंशियल बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा। हालांकि बाद में जाता है तो बाद में राज्यसभा अपने अमेंडमेंट को सजेस्ट कर सकता है, और इसे लाने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल बिल 2 टाइप के होते हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2।
और इसे आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के अंदर रखा जाता है। कैटेगरी फर्स्ट में मनी बिल जो होता है आर्टिकल 110 उसके टॉपिक होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी होते हैं। आर्टिकल 110 एक्सक्लूसिवली नहीं होता, और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, वो कैटेगरी फर्स्ट रखी जाती है। जो कैटेगरी सेकंड होती है कैटेगरी 2, इस कैटेगरी में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि मनी बिल मतलब कि आर्टिकल 110 से पूरी अलग होते हैं, और जितना भी ये चार्ज होता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसका पूरा एक्सपेंडिचर चार्ज करा जाता है। अब आर्टिकल 110 की बात कर लेते हैं जो कि मनी बिल है। आर्टिकल 110 के कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि कितना टैक्स कहाँ पर लगना है, कितना टैक्स हटना है, कौन सा टैक्स लगाना है, कहाँ पर टैक्स बढ़ाना है, कहाँ पर टैक्स कम करना है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 110 में आती हैं। कस्टडी और जो ऑपरेशन होते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, और जो बोरोइंग सरकार जो बोरोइंग्स करती है गवर्नमेंट, उसे भी रेगुलेट करने का काम इसी बिल के अंदर होता है। मनी बिल आर्टिकल 110, इसमें और भी चीज़ें, कितना रुपए हमें खर्च करना है, कितना रुपए कहाँ से कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में आएगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 110 मनी बिल का ही मामला होता है। तो ये थी हमारी थोड़ी बहुत पॉलिटी की भी समझ कि किस तरीके से आर्टिकल क्या बोलते हैं, किस तरीके से बिल पास होता है। अगर मैं आपको बताऊं, जो मनी बिल होता है ना, मनी बिल केवल तब मनी बिल हो सकता है जब जो स्पीकर होता है लोकसभा का स्पीकर कह देगा कि ये बिल मनी बिल है, तो वो बिल को मनी बिल माना जाता है, और उसमें आर्टिकल 110 की कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में होता क्या है कि यहाँ पे राज्यसभा का ज़्यादा रोल नहीं होता, लोकसभा में डिबेट होती है, लोकसभा में पास होता है, प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की होती है। तो जब ये पास होके जब राज्यसभा में भी भेजा जाता है, राज्यसभा में जब ये जाता है, राज्यसभा के पास 14 दिनों का समय होता है कि या तो आप इसे 14 दिनों में पास करके भेज दो, या जो भी आप अमेंडमेंट हमें सजेस्ट करना चाहो उसके साथ भेज दो। अगर राज्यसभा 14 दिनों में नहीं भेजती तो बिल को दोनों हाउसों से पास समझ लिया जाता है, और अगर वो कुछ अमेंडमेंट करके भेजती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो लोकसभा के मेंबर हैं अमेंडमेंट को देखेंगे, उनकी मर्जी होगी तो उसे अप्लाई करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, और बिल्कुल वो पास करा लेंगे। पास कराने में आखिरी में फिर एसेंट प्रेसिडेंट के होते हैं, और यहाँ पर प्रेसिडेंट की कोई भी वीटो पावर काम नहीं करती है, और प्रेसिडेंट यहाँ पे अक्सर साइन कर ही देते हैं, क्योंकि बिल आने से पहले यहाँ पर प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की ही ली गई थी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि बजट क्या होता है, कैसे लाया जाता है, क्या इसकी प्रोसीजर होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो जुड़ो हमारे साथ। थैंक यू।